नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का इतिहास का जो मॉडल पेपर 4 है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर हैं जो इतिहास के सॉल्व कर लिए हैं और भूगोल के भी 3 मॉडल पेपर हैं जो सॉल्व कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्टों के भी काफ़ी मॉडल पेपर हैं जो सॉल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्टों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। नहीं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 टू 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और स्किप नहीं करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो अगर आप स्किप करते हैं तो पीछे रह जाते हैं और इसके बाद जो उसका संपूर्ण फायदा है वो जो आप नहीं उठा पाते हैं। तो जो आपका पेपर होगा तो इन्हीं जो मॉडल पेपरों में से लगभग आपके 70 से 80% तक क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त भी हम जैसे ये जो मॉडल पेपर हैं पूर्ण होंगे तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार की अलग से वीडियोज़ बना करके आपके साथ में जो अपलोड करेंगे। तो आप सभी है जो लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस मॉडल पेपर को और देखते हैं इसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा कि बहुविकल्पी प्रश्न का जो निम्न प्रश्नों का उत्तर का जो सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला सवाल है इसका कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? नखलिस्तान, पाकिस्तान, चोलिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो आंसर है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर है दूसरा सवाल, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? महत्वपूर्ण सवाल है। सुदर्शन सरोवर श्रीगुप्त ने करवाया, समुद्रगुप्त ने, रुद्रदमन ने और बिंदुसार ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि रुद्रदमन है, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया है। फिर है तीसरा सवाल, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्टित किया गया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बृहदारण्यक और प्रश्न कठ और छांदोग्य। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 3 नंबर का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बृहदारण्यक जो ये उपनिषद है, इसमें जो लोगों के नाम हैं जो उनके मातृ नामों के नाम से जो निर्दिष्टित किया गया है। अगला चौथा सवाल है कि रिहला का जो लेखक है कौन था? तो अल बिरूनी था, हसन निजामी, फिरदौसी, इब्न तुता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रिहला का लेखक था वो था इब्न तुता। अगला है सवाल पांचवा कि गंगेकोंड चोलपुरम का जो शिव मंदिर है वो बनवाया था? किन्होंने बनाया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको वेरी मोस्ट भी मान सकते हो आप कि गंगेकोंड जो चोलपुरम का शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो यहाँ पर पांड्य राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, चोल राजाओं ने और पल्लव राजाओं ने। तो यहाँ पर पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारा कि जो स ऑप्शन है, यानी चोल राजाओं ने है जो गंगेकोंड चोलपुरम का जो शिव मंदिर बनवाया था। तो इसमें आप कमेंट करके बताइएगा जो ये मंदिर बनवाया था वो चोल शासक की चोल जो शासन था उसमें किस राजा ने ये मंदिर है जो बनवाया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर हमारा छठा सवाल है कि जो शरिया का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो शरिया का पालन नहीं करता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे बेशरिया कहलाता है, बाशरिया कहलाता है, जिम्मी वाली। तो यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर का आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा, बेशरिया कहलाता है या कहा जाता है। फिर है सातवां सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1236 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1256 ईस्वी और 1356 ईस्वी। तो सातवें का जो हमारा आंसर है हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी 1336 के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और जो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। फिर हमारा आठवां सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? है यहाँ पर ऑप्शन भी क्वेश्चन भी आ चुका आपके लिए कि हरिहर ने की, हरिहर तथा बुक्का दोनों ने की, या फिर बुक्का इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का आंसर हो जाएगा हमारा से ऑप्शन, हरिहर तथा बुक्का दोनों ने है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। और कब की है? 1336 ईस्वी के अंदर।
दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं एबीसीडी के अंतर्गत कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, या तो ये या फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये। अगला हमारा 9वां सवाल है कि तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ, तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ पर जो 9वें सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा कि जो दक्षिण भारत है, इसमें जो तंबाकू का प्रसार है जो सर्वप्रथम हुआ था। अगला हमारा 10वां सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने कि में जो गांव वालों को संगठित करने का वाला नेता था, भूरा मलदाक, शाहमालक, पीरामालक, लादूमल। तो यहाँ पर जो 10वें का आंसर है वो हमारा हो जाएगा बे ऑप्शन शाहमल है, जो 1857 की जो क्रांति हुई, विद्रोह हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो बड़ौद परगने वाले गांवों को में जो संगठित करने वाला नेता था, लोगों को संगठित करने वाला, तो वो था शाहमल। अगला हमारा 11वां सवाल है कि बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने और लॉर्ड एलिन नब्रो ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि बंगाल में जो किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी जो बंदोबस्त है वो लागू किया। तो यहाँ पर जो हमारा 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा से, यानी जो लॉर्ड कार्नवालिस है उन्होंने जो बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त है जो लागू किया था। अगला हमारा 12वां सवाल है कि अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अंग्रेजों में रैयत शब्द श्रमिकों के लिए, मकान मालिकों के लिए, किसानों के लिए और जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 12वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा से ऑप्शन, जो किसानों के लिए हैं। जो रैयत शब्द का जो अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द है जो उसका प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। फिर है 13वां सवाल, गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता थे, तो वे थे बाल गंगाधर तिलक, गो जो महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले और वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर 13वें सवाल का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो गांधी जी के राजनीति जो परामर्शदाता थे, इसलिए इन्होंने जो गांधी जी के इनको जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता या राजनीतिक जो गुरु है वो कौन थे, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है हमारा 14वां सवाल कि किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो किसके द्वारा जो भारतीय संविधान है बस संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य का थी उसको प्रस्तुत किसने किया? तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, वी.एन. राव द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनके द्वारा भारतीय संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देशिका थी, तो उनका जो प्रस्तुत है उन्होंने किया। आप कमेंट में बताइए कि जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार होने में कितना उसने समय लगा, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के जरिए बताइएगा। अगला दूसरा सवाल है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों के अंदर जो रिक्त स्थान है, तो पहला रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान देकर के फिर आधुनिक बिहार में बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, तो राजगा यहाँ पर आ जाएगा राजगा, जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। फिर है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। फिर है तीसरा रिक्त स्थान की संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए यहाँ पर जो मनुस्मृति शब्द जो प्रयुक्त किया जाता था। फिर है राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। ये रिक्त स्थान जो आपके पीडीएफ के रूप में जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तीसरा सवाल है वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जहाँ पर पहला सवाल है हमारा कि हड़प्पा वासी जो तांबा तथा सोना है वो कहाँ से मंगवाते थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा कालीन के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के, वो तांबा और सोना है जो कहाँ से मंगवाते थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर जो हड़प्पा वासी तांबा खेतड़ी जो राजस्थान,
झुंझुनू में थी, अब वो नीम का थाना के अंदर है नई झीलों के अनुसार। तो यहाँ पर खेतड़ी से और ओमान से हैं जो सोना दक्षिण भारत से मंगवाते थे। और फिर है दूसरा सवाल कि पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्यों ने सिक्के हैं वो जारी किए हैं। तो यहाँ पर कबायली गणराज्यों, तो यहाँ पर हो जाएगी योद्धेय जो गणराज्य थे उन्होंने सिक्के जो जारी किए। फिर तीसरा सवाल है मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के लिए प्रावधान। तो मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों की जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकी। फिर है चौथा सवाल कि सातवां राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्भूत थे। तो यहाँ पर गौतम तथा जो वशिष्ठ गोत्रों से थे उनका जो नाम है गोत्रों से उद्भूत थे। अगला हमारा पांचवा सवाल है बहिर्विवाह पद्धति की कोई एक विशेषता बताइए। मोस्ट सवाल है बहिर्विवाह पद्धति। तो इसमें जो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार थे जो कि कम आयु की कन्याओं और स्त्रियों का जो जीवन है वो सावधानी से नियंत्रित किया जाता था। फिर है छठा सवाल जो है अल बेरूनी जो द्वारा जिन दो ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक तो किया था इन्होंने पतंजलि का जो व्याकरण है उसका, और दूसरा है यूक्लिड के कार्य। फिर है हमारा जो सातवां सवाल है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट जो मानते थे। तो अलवार है वो विष्णु को अपना जो इष्ट है जो मानते थे। फिर है आठवां सवाल वो है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है गोपुरम। तो ऊंचे एवं जो भव्य प्रवेश द्वार को है जो उसको गोपुरम कहलाते हैं या कहते हैं। फिर नौवां सवाल है कि गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग है जो सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया है यहाँ पर किया जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने जो महात्मा गांधी को जो महात्मा शब्द का प्रयोग है वो किया है। फिर है हमारा 10वां सवाल कि किस आदिवासी नेता ने विधायिका में आदिवासियों को जो पृथक निर्वाचन की दिए जाने की जो मांग है वो की थी। तो ये की थी जयपाल सिंह ने। किसने की है जयपाल सिंह ने। फिर है हमारा खंड ब जहाँ पर लघुतरात्मक सवाल हैं जिसकी शब्द सीमा लगभग 50 शब्द हैं। तो आप में जो आपका जो पेपर होगा उसमें भी आपको इस प्रकार से जो पॉइंट बना बना करके अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर जो आंसर लिखने हैं जिससे आपके अच्छे अंक जो मिल सकें, इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। अलग से एक कॉपी पर वीडियो बनाया गया है उसको ज़रूर देखें कि बोर्ड की कॉपी में हमें कैसे लिखना है। फिर है हमारा 4 नंबर सवाल जो इस ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला तो हो जाएगा भारत में की थी महावीर और बुद्ध ने, और यूनान में की सुकरात तथा ईरान में जरथुस्त्र है जो इन्होंने जो रहस्यों को समझने के लिए जो प्रयास है वो किए थे। फिर है हमारा 5वां सवाल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है महायान। महायान और जो बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए। तो महायान बौद्ध मत के विकास के बाद महात्मा बुद्ध की जो कल्पना धीरे धीरे एक मुक्तिदाता के रूप में उभरने लगी और बोधिसत्व की अवधारणा भी पनपने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो कि अपने में सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे और अपने अर्जित पुण्य से दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियां की जो पूजा है वो महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। ये इस प्रकार का जो आंसर है हमें लिखना था। फिर है हमारा 6 नंबर सवाल जो है जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जैन जो दर्शन का अहिंसा का जो सिद्धांत है वो कितना प्रासंगिक है। जैन दर्शन का जो अहिंसा सिद्धांत है जो हमें यहाँ पर बताना है। तो जैन दर्शन का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है क्योंकि जो शांतिपूर्ण जीवन जीने का जो सभी प्राणियों को समान अधिकार है, अतः आपसी विश्वास में समानता का व्यवहार समाज में शांति एवं सद्भावना ला सकता है। जैन दर्शन जो पेड़ पौधों एवं कीट पतंगों का भी है जो पोषण करता है और ये अतः ये जो पौधों व जानवरों के संरक्षण और पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु भी आज भी अति
प्रासंगिक हैं। इस प्रकार का जो ये आंसर हो जाएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। अगला हमारा 7वां सवाल है कि अपने यात्रा वर्णन में इब्न बतूता ने किन गतिविधियों को उजागर किया तथा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में निम्न सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया। इब्न बतूता जो दौलताबाद में गायकों के लिए निर्धारित बाजार, वहाँ को दुकानों, यहाँ के जो दुकानों, अन्य वस्तुओं और गायिकाओं द्वारा प्रस्तुत संगीत व नृत्य के कार्यक्रमों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, और जो अतः उसने जो इन गतिविधियों से अपने देशवासियों को परिचित कराने के लिए इन गतिविधियों को है जो उजागर किया। फिर है 8वां सवाल, वो है इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, व्याख्या कीजिए। तो इब्न बतूता जो था वो अपनी धुन का पक्का था। उसे यात्राएं वो करने का बहुत ही क्या था, शौक था। वह लंबी यात्राओं के दौरान होने वाली कठिनाइयों से हतोत्साहित नहीं होता था, और उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के भागों, भारतीय उपमहाद्वीपीय जो महाद्वीप हैं तथा चीन की यात्रा की थी, और उसके वापिस लौटने पर मोरक्को के शासक ने उसकी जो कहानियों को है दर्ज करने के लिए जो निर्देश दिए थे। अगला हमारा सवाल है 9वां, वो है अमर नायक के कोई 2 अधिकार बताइए। तो अमर नायक के 2 अधिकार हो गए। अमर नायक तो एक तो पहला हो जाएगा, अपने राज्य में किसानों, शिल्पकर्मियों तथा जो व्यापारियों के जो भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे, और दूसरा अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों व हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। फिर है 10वां सवाल कि मुगल काल में जो गांव की पंचायत का गठन किस प्रकार से होता था। तो मुगल काल में जो गांव की जो पंचायत है उसका गठन जो इस प्रकार से होता था, जैसे देखिए कि जो गांव की पंचायत है वो बुजुर्गों की सभा होती थी। किसकी सभा होती थी? बुजुर्गों की जो सभाएं हैं वो होती थी, और प्राय वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पैतृक अधिकार होते थे। और जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां प्राय पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों एवं जातियों का जो प्रतिनिधित्व होता था। पंचायत का जो निर्णय है वो गांव में सबको मानना पड़ता था, अर्थात जो पंचायत के पंच होते थे वो अगर किसी निर्णय को कह देते थे, निर्णय कर लेते थे, तो उस निर्णय को एक कानून के तौर पर वो अपना जो मानना ही पड़ता था, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो उनका निर्णयों का जो है सबको जो मानना पड़ता था। फिर है जो हमारा 11वां सवाल है कि 17वीं जो सदी में गांवों में मुद्रा के प्रचलन के बारे में फ्रांसीसी यात्री जहाँ जो बैप्टिस्ट हैं, द बैप्टिस्ट तेवरनियर ने क्या लिखा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 टू 12 में मिल जाएगी। और जो इतिहास और राजनीति विज्ञान में अगर 12th के अंदर अपने बेहतर जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र के शुल्क में आपको संपूर्ण कोर्स मटेरियल जो 12th क्लास का राजनीति विज्ञान और इतिहास का उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के आप ले सकते हो और देख सकते हो कि जो, और अगर आपके छोटे भाई बहन अगर 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कोर्स है जो अवेलेबल हैं। अगला हमारा 12वां सवाल है, ये भी मोस्ट सवाल है कि संथाल विद्रोह के होने के क्या कारण थे। तो संथाल विद्रोह के होने के कारण थे कि संथालों को ये ज्ञात हो गया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से क्या है, निकलती जा रही हैं। और दूसरा कारण था कि संथालों ने जिस जमीन पर खेती शुरू की थी उस पर सरकार ने क्या था, भारी कर लगा दिया था। फिर है कि सरकार जो साहूकार थे उन्होंने बहुत ऊंची दर पर ब्याज भी लगा दिया, और कर्ज जो है अदा न करने पर उनकी जमीन पर है जो कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। कौन थे? ये साहूकार। फिर है जमींदार लोग जो संथालों की भूमि पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। फिर है इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए राजकीय प्रतिवेदनों के प्रयोग में क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और फिर है हमारा सवाल कि जो कला और साहित्य में ने जो 1857 की जो क्रांति हुई की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार का योगदान दिया, ये भी मोस्ट सवाल है।
कला और साहित्य ने 1857 की जो स्मृति है उसको जीवित रखने के लिए मैं जो किस प्रकार का जो योगदान है वो दिया है। तो क्रांतिकारी नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में चित्रित किया जाता था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित करना एवं करते हुए चित्रित किया जाता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का गौरवगान करने वाली कविताएं लिखी गई और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो अमर और प्रसिद्ध हो गई थी। फिर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो सरकार को से इस्तीफा क्यों दिया, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है खंड 6 के अंदर जो दीर्घ उत्तरीय सवाल है जिनकी लगभग शब्द सीमा है 100 शब्दों के अंतर्गत हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो 16 सवाल है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए और अथवा में महान जनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर सवाल है, ये जो महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण, ये मोस्ट सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर है हमारा 17वां सवाल, भक्ति परंपरा की जो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या मध्यकालीन जो भारत में धार्मिक क्षेत्र में जो कौन-कौन से परिवर्तन हो रहे थे, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। फिर है हमारा 18वां सवाल कि कानपुर और झांसी के में जो किन नेताओं ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना है जो स्वीकार किया और सहायक संधि क्या थे, इसे किसने लागू किया था? ये जो सहायक संधि वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है हमारा 19वां सवाल कि असहयोग आंदोलन से भारतीयों ने क्या उम्मीदें लगा रखी थी, स्पष्ट कीजिए। और अथवा केंद्र है, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण क्यों हैं? दोनों ही सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक तो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो अखबार होते थे उनका जो मैं अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे वो क्यों थे, इसके बारे में बताना है। और एक है असहयोग आंदोलन से भारतीयों ने क्या उम्मीदें लगा रखी थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोनों ही। फिर है हमारा 20वां सवाल जो है, हड़प्पा सभ्यता की कलाओं की विशेषता और विवेचना कीजिए और हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में लेख लिखिए। तो एक जो सवाल है आपका 20वां सवाल वो हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, हड़प्पा सभ्यता से। तो इस क्वेश्चन को हड़प्पा की जो आपकी प्रश्नावली है उसको अच्छी तरीके से प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में आपसे किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो जो क्लियर हो सके, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वेरी मोस्ट सभ्यता है, इससे रिलेटेड आपका एक सवाल है जो पेपर के अंदर पूछा जाएगा। फिर है हमारा 21वां सवाल, वो है कि जो संविधान सभा के ऐसे 2 महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा में काफ़ी हद तक सहमति थी और अथवा में दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों का पर है जो चर्चा कीजिए। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और 22वां सवाल है जो आपके सवाल है वो है मानचित्र से रिलेटेड, जहाँ पर भारत के मानचित्र आपका आएगा और उसमें आपको ये जो ऑप्शन में दिए गए जो शब्द हैं यानी जो स्थान है उनको आपको मानचित्र के अंदर दर्शाने हैं, अंकित करने हैं। तो यहाँ पर दिए गए राजगीर, नागेश्वर, लखनऊ, नासिक और चंपारण और मांडा, श्रावस्ती, पानीपत, रायबरेली, अहमदाबाद, ये जो पॉइंट दिए गए इनको आपको मानचित्र के अंदर दर्शाने हैं। जैसे यहाँ पर लखनऊ, चंपारण, राजगीर, इस प्रकार से ये हो गए। देखिए नागेश्वर है तो नागेश्वर यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात के अंदर हो जाएगा। जिस प्रकार इस मैप के अंदर जो ये पॉइंट बना करके वह स्थानों का जो नाम है लिखा गया, आपको इस प्रकार से नाम नहीं लिखना है। आपको केवल यहाँ पर अगर दिया गया जयपुर, तो जयपुर है या राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर ऐसे एरो करके फिर आप जयपुर इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार से मैप बनना नहीं कि ये अगर आप बिंदु लगा करके अगर आप जो ये मैप है भरेंगे तो ये आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बिंदु है जो आपको सही ही लगाना पड़ता है। जो बिंदु अगर आपने जिस स्थान पर बना दिया वो यहाँ पर करेक्ट आंसर मान लिया जाता है। इसलिए आप बिंदु न लगा करके जो इस प्रकार से एरो करके ही आंसर लिखें। तो यहाँ पर नागेश्वर है वो गुजरात के अंदर हो जाएगा, नासिक है जो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा और चंपारण है जो यहाँ पर बिहार में हो जाएगा, राजगीर भी है बिहार के अंदर है ही, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ तो है ही। इस प्रकार से जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो हो जाएंगे। फिर है श्रावस्ती, जो श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, और मांडा ये जो है हिमाचल प्रदेश श्रीगंगानगर के अंदर वहाँ पर ऊपर हो जाएगा। फिर यह पानीपत है जो हरियाणा के अंदर हो गया। फिर अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, रायबरेली है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं।
इस प्रकार से मैप के अंदर आपको जगह है जो दिए जाते हैं उनको भरना और फिल करना होता है। तो ये था हमारा आज का पेपर, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख सकें। आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इसके बाद में जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए अलग से लेकर के आएँगे, उनमें से लगभग आपके 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं और भी ऐसे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।